नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग हत्याकांड का हम लगातार आपको फॉलो अप दिखा रहे हैं जब से ये घटना घटी है। चूँकि ये बहुत ही नृशंस हत्या थी और तमाम समाज के लोग और सोशल मीडिया पे लोग सवाल करते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या हुआ, क्या उन्हें न्याय मिलता दिखाई दे रहा है या फिर उनके न्याय में बाधा आ रही है। अभी तक चूँकि हत्यारों पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, चूँकि सभी जो हत्यारे हैं जिन पर आरोप लगा था वो सभी जेल में हैं। लेकिन इस मामले में एक जो बेदखली जो लालता जो कि हत्या के बाद से जिस ज़मीन के विवाद में ये हत्या हुई है, अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी है, उसकी ज़मीन जो लालता ने जो बंजर खाते की ज़मीन है उस पर 2 मंजिला मकान बना रखा है, उसको बेदखल करने का, उस पर बुलडोज़र चलाने का मुकदमा तहसीलदार के यहाँ चल रहा है। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जबकि 3 महीने बाद चार्जशीट दीवानी न्यायालय में आ गई है और न्यायालय में आने के बाद क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होती है, आगे अभी किस कोर्ट में मुकदमा चलेगा, कौन कौन से गवाह लोग बनेंगे, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु श्रीवास्तव जी हैं जो कि लीगल एडवाइज़र हैं। दैनिक जागरण अखबार जो एक बड़ा अखबार है उसके लीगल एडवाइज़र हैं और तमाम घटनाओं को ये रिपोर्ट करते हैं न्यायालय परिसर से कि जो भी चर्चित घटनाएं होती हैं। चूँकि ये एक अखबार से भी जुड़े हैं, तो क्या कुछ कहना है इनका इन बातों पर? अभी परिवार के लिए कितना चैलेंज है ये पूरा जो मैटर है? चूँकि बार बार ये बात आती है कि जो विपक्षी हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप है वो जो है कहीं न कहीं दबंग हैं, बाहुबल हैं उनके पास और पैसे का बल है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो अनुराग की बहनें हैं, अनुराग के पिता हैं, माँ हैं, अब 5 बहनों में इकलौता भाई था, उनके पिता अक्सर ही इन बातों को कह के रोते रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो सब कुछ चला गया है। और हमेशा खतरा भी बताते हैं कि जो लोग हत्या किए हैं हमेशा खतरा भी बताते हैं। किस तरह से पूरे परिवार के लिए अभी भी एक चैलेंज है न्याय पाना, हम इन्हीं सब बातों पर बात करते हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी से। हिमांशु जी, अभी उन लोगों की पेशी हुई 3 महीने बाद, चूँकि चार्जशीट अभी तक ऑनलाइन वो लोग की पेशी जेल से होती थी और अब पेशी हुई है, कब उनका मुकदमा कहाँ चलेगा, किस जगह चलेगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? 6 फरवरी को परसों जिला जज की कोर्ट में आरोपी पेश किए गए थे। तो फाइल सेशन कोर्ट में पहुंच चुकी है। सेशन सुपुर्द होने के बाद फाइल चार्ज की स्टेज पे रहती है। तो इसमें फाइल चार्ज आरोप पे है, आरोप पे बहस होनी है। तो उसके लिए 12 फरवरी तिथि नियत की गई है कि 12 फरवरी को मुलजिम पक्ष और शासकीय अधिवक्ता अपना अभियोजन पक्ष अपना तर्क रखेंगे कि चार्ज जो धाराएँ हैं, हत्या की व अन्य धाराएँ जो लगी हुई हैं, उनमें आरोप तय होना है और इनके खिलाफ़ अपराध बनता है कि नहीं बनता है, तो उस पर चार्ज पर बहस होनी है। और डीजीसी सतीश पांडे जी ने बताया है कि इसके पहले जो है गवाहों की सूची दी जाती है। तो गवाहों की जितनी सूची, जिन जिन गवाहों को पेश किया जाना है, वादी और तमाम आई विटनेस, पुलिस के गवाह, डॉक्टर वगैरह, तो सबकी सूची जो है शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है और 12 तारीख को चार्ज पे तिथि नियत है। तो उसके बाद गवाही होगी। जब चार्ज बन जाता है तो गवाही चालू होती है। तो वादी का बयान होगा, घटना देखने वालों का बयान होगा। तो बयान जीरा बहस, उसके बाद तब विपक्षी को अपने डिफेंस प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। 313 का बयान वगैरह होता है, मुलजिम का बयान फिर डिफेंस में फाइल जाती है। इसके बाद बहस और फैसला, तब ये प्रक्रिया आप चलेगी। मतलब गवाही की प्रक्रिया आपकी समझिए स्टार्ट हो गई है। तो जब गवाही, किसी मामले की गवाही शुरू हो जाती है, प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो जो पीड़ित पक्ष होता है, जो वादी होता है, उसको क्या कुछ दूसरे जो विपक्षी हैं उनसे कुछ खतरा भी रहता है? हाँ, जो है चूँकि ये बहुचर्चित मामला है और इसमें मुलजिम पिता को सुरक्षा मिली हुई है। हाँ, इनके पिता को पता चला है कि इनके पिता को वहाँ सुरक्षा मिली है और आरोपी भी काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो डर तो रहता ही है। तो उनको सुरक्षा घर पे अगर है ही, यहाँ पर ये लोग एप्लीकेशन देंगे कि हाँ अगर हमको जान का खतरा है, कुछ इस टाइप की बातें ये लोग लिख के देते हैं, तो इनको आने जाने के समय भी सुरक्षा दी जाएगी और पूरी सुरक्षा में आकर ये गवाही देंगे। अच्छा, ये डे लाइट मर्डर था। हाँ। और ऐसा मर्डर था जिससे मतलब ऐसा ना कोई सुना था ना कभी देखा था। जो लोग देखे थे, शायद आप भी वीडियो देखे होंगे कि अनुराग यादव जब उसकी तलवार से
हत्या कर दी गई गर्दन काट के। तो उसका जो माँ का बयान था, उस समय हम लोग मीडिया में जब उसका बाइट ले रहे थे माँ का, बहन का, तो उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल इन लोगों ने पकड़ के उसका एक बार में ही धड़ से अलग कर दिया। और वीडियो में बाद में भी हम लोगों ने देखा कि उसकी माँ जो है उसका सर जो है गोद में रख के रो रही थी। तो आई विटनेस तो ये लोग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर डर भी बहुत ज़्यादा है कि इस तरह से तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब न्यायालय कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं? न्यायालय का यही प्रोटेक्शन है कि अगर इन लोगों को बीच में कोई और, अभी तो शायद कोई एक मुलजिम धमकी दिया था तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा, फिर बाद में उसकी बेल भी हुई। राजकुमार। हाँ, एक मुलजिम की बेल हुई है। तो फिर अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो एक तरह से ये मुलजिमान के खिलाफ जाता है इस तरह की चीज़ें करना। अगर वो कि कोई अगर छेड़छाड़ करते अगर अगर वो निर्दोष हैं, अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें इस तरह की कोई घटना करनी ही नहीं चाहिए, कोई धमकी वगैरह देना ही नहीं चाहिए। और जैसे कोर्ट की प्रक्रिया चलती है, अपना कोर्ट वादी अपना बयान देगा, आई विटनेस अपना बयान देंगे, उनको जिरह का अवसर मिलेगा। जिरह में वो अपनी बात, भाई गवाह जो बोल रहा है उससे अपनी बात वो उगलवाएंगे, अगर सही है कि गलत है क्या है। तो लेकिन इस तरह की कोई चीज़ करना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें मुलजिम के खिलाफ जाती हैं और ये लास्ट में बहस के समय में बड़ा काउंट करती हैं ये सब चीज़ें। धमकी वगैरह देना ये सब चीज़ ठीक नहीं होती है। तो लेकिन अगर इस तरह की कुछ होती है, कुछ चीज़ें होती भी हैं, तो गवाह को सुरक्षा मिलेगी। अगर गवाह को लगा फिर कोई धमकी देता है, कुछ इस टाइप की बात होती है, तो आपको गवाह को सुरक्षा मिले, सुरक्षा में आएंगे, वो गवाही देंगे और गवाही देंगे। उन्हीं की गवाही पर केस निर्भर करता है। भाई घटना तो जघन्य तो है ही, इस तरह की घटना तो अभी फिलहाल नहीं। ताइक्वांडो खिलाड़ी था, इतना चर्चित खिलाड़ी था, और उसकी जो है इस तरह से हत्या होना तो क्रूरतम हत्या तो है ही। लेकिन ये है कि अब एविडेंस देखना होगा, एविडेंस क्या आता है। अगर एविडेंस पे के आधार पर ये पाया जाता है कि वो लोग सभी मुलजिम किए हैं अपराध, तो उनको सज़ा मिलेगी। अच्छा, इसमें यह है कि जो अपराध किए हैं, मतलब इस तरह का जो घटना की हैं, वो सुनियोजित ढंग से अभी तक जो रहा है कि सुनियोजित रहा है, क्योंकि अचानक से घटना के बाद उसके मकान से इतने हथियार नहीं बरामद हो सकते हैं, तमाम चीज़ें। इन सब चीज़ों का मुकदमे पे क्या असर पड़ेगा? ये सब चीज़ें, जो चीज़ें बरामद हुई हैं, इसके संबंध में जो पुलिसकर्मी जो बरामद किए हैं उनका भी बयान होता है। तो जैसे जो आला कत्ल है, जो तलवार वगैरह जितनी चीज़ें बरामद हुई हैं, वो सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। अभी तो पहले फ़िलहाल वादी का और गवाहों का बयान होगा, घटना देखने वाले का। जब पुलिस कर्मियों का, डॉक्टर वगैरह का बयान होता है, इसके बाद होता है। तो पुलिस कर्मियों का जो बयान होगा, जो फ़र्द बरामदगी किए होंगे, उनका बयान होगा, उनकी जीरा होगी। तो प्रभाव तो पड़ेगा ही भाई कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसमें जीरा में सामने आएगा कि हाँ क्या है, कैसे है, तो उस पर कोर्ट निर्धारित करेगी क्या करना है। अच्छा, ये मुकदमा जो है नॉर्मल चलेगा या कोई फास्ट ट्रैक में चलेगा या किस तरह से होगा? अभी फ़िलहाल तो ये मुकदमा जिला जज अनिल कुमार वर्मा की ही कोर्ट में है और वहीं चल रहा है। वहीं चला था। अब आगे कोर्ट अगर वो जिला जज कहीं और ट्रांसफ़र नहीं किए तो वहीं चलेगा मुकदमा। तो क्या लगता है, चूँकि इसमें सारे मुलजिम जो है जेल में हैं और अब मुकदमे की चलने की शुरुआत हो रही, कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है? कब तक ये ट्रायल चलेगा? अगर त्वरित गति से इसमें गवाहों के बयान सब होते चले गए तो अमूमन 3 से 4 साल में हमारी समझ से हो जाना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी सारे गवाह पे से फास्ट ट्रैक के उसमें चला भाई, तो अगर हाई कोर्ट से वादी पक्ष अगर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन भी आ गया कि इस मुकदमे का त्वरित निस्तारण हो, तो जिसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन है उसमें 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन की सुनवाई इस तरह से होके भी होता है। तो 2 साल 3 साल भी लग सकता है। और अगर डिले होता है तो 4 साल 5 साल। भाई कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें गवाहों को तो सब जितने गवाह सूची दिए गए उनको गवाहों को तो पेश ही करना होगा। उसमें जितना अधिकतम समय लग जाए, 2 साल 4 साल भी लग सकता है। त्वरित 1-1, 2-2 दिन की अगर सुनवाई हुई और अगर 2-2, 3-3 महीने की डेट लगती रही तो 10 साल भी लग सकता है। ये भी है। ये तो गवाहों के ऊपर, गवाह कैसे, मतलब कोर्ट क्या डेट देती है, डेट पर निर्भर करता है कि मुकदमे का निस्तारण कितनी जल्दी होगा या कितनी देर में होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या चैलेंजेस आते हैं जो वादी है न्याय पाने में, न्याय प्रक्रिया, चूँकि वादी जो है बहुत पैसे वाला नहीं है, निरीह व्यक्ति है और कहीं ना कहीं बार बार उनके पिता अनुराग के ये बात कहते भी हैं, तो कितना उसको समर्थन मिलता है कोर्ट में? कितना न्याय की उम्मीद तो सब आखिरी में वहीं से करते हैं। न्याय की उम्मीद तो रहती है और न्याय मिलता भी है, ऐसा नहीं है। निरीह है भाई, निरीह लोगों की ही हत्या होती है। जो दबंग हैं, प्रभावशाली, उनकी हत्या कहाँ होगी? तो उनकी जो घटना घटी है फिलहाल, तो ऐसा कुछ उस पर असर नहीं, उनकी गवाही पे ही निर्भर करेगा। और अगर वो सही ढंग से गवाही दे देंगे तो निश्चित रूप से मुलजिमों को कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं। 2 ही सज़ा है इसमें, या तो आजीवन कारावास होना है या मृत्युदंड। अगर सज़ा हुई तो या तो आजीवन होगी या तो मृत्युदंड होगा।
और सज़ा नहीं हो भाई, सज़ा अगर नहीं हुई तो बरी हो गए। मैक्सिमम सजा यही है। मैक्सिमम सज़ा यही है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। अच्छा, अब जो कोर्ट ये पाएगी, कोर्ट अगर ये विरल से विरलतम मामला पाती है, चूँकि तलवार से गर्दन अलग कर दी गई एक तरह से, अगर कोर्ट इसको विरल से विरलतम की कोर्ट में पाती है तो मृत्युदंड भी हो सकता है, और नहीं तो आजीवन कारावास। अगर कोर्ट दंडित करती है तो आजीवन कारावास तो मिनिमम सज़ा है उसकी। इसमें एक मामला ये आया कि जो दरोगा है, जो लालता जो हत्या आरोपी हैं, उनका लड़का एक दरोगा है, और घटना के बाद से सीडीआर जो उसमें लगाई गई है केस डायरी में जो भी लगा है, उसमें यह है कि घटना होने के बाद और घटना होने से पहले जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इन्होंने लगातार बात की है। तो 120 बी में क्या बनता है उनका कुछ इस तरह? अब ये एविडेंस देखिए, पुलिस ने एविडेंस तो कलेक्ट कर लिया है, अब जो सीडीआर वगैरह है ये सब कोर्ट में पेश होगी। जिस पुलिसकर्मी ने इसको कलेक्ट किया है उसका बयान होगा, उस बयान के आधार पर सीडीआर जो कलेक्ट किया गया है उस पर विपक्ष के वकील को जीरह का अवसर मिलेगा। अगर उसमें पाया जाता है कि नहीं ये बात कनेक्ट करने, जैसे ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस कनेक्ट कर किए जाएंगे। 120 बी के लिए सर्कमस्टांस महत्वपूर्ण रहता है कि आपस में बातचीत हुई, फिर घटना का एक दूसरे से कनेक्शन होना, ये सब चीज़ें अगर कनेक्ट हो गई तो जो उसमें कनेक्ट में जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा होगी। वो भी 120 बी का मुलजिम भी वही उसी धारा में दोषी होता है जिस धारा में सामान्य मुलजिम होंगे, उतनी सजा। हाँ, सज़ा वही होगी। अगर 302 में जिस आजीवन कारावास हुआ है तो 120 बी वाला, अगर 120 बी में वो दंडित दोषी पाया जाता है तो उसको भी आजीवन कारावास की ही सज़ा होगी। अच्छा, इसमें ये है कि कोई चर्चित मामला आपको याद हो जो कि रिसेंटली इस तरह का प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ जो है कोर्ट का जो फैसला आया है अभी रिसेंटली जो है, तो वादी पक्ष का काफ़ी चैलेंज रहा होगा, कोई एक ऐसा जो वाकया आपको याद हो? हाँ, अभी हाल ही में फिलहाल तो सबसे चर्चित था ज्योतिषी हत्याकांड, एक मामला था। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ज्योतिषी रमेश तिवारी उस गांव सरपतहा के रहने वाले थे। इनकी पुलिस वर्दी में आए शूटरों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। तो उसमें भी कॉल डिटेल और इन्हीं सब के आधार पर 120 बी में सारे मुलजिम आए थे, क्योंकि कोई घटना जो देखे थे वो तो दूसरे लोग थे जो मारने वाले थे, और बाकी जिन मुलजिमों का तो शूटर जो आए उसमें भी एक शूटर का इनकाउंटर हो गया, दूसरा शूटर जो का बताया गया जिसमें सज़ा हुई है, विपुल को सज़ा हुई थी। अब बाकी जो मुलजिम है ये सब एक दूसरे से बातचीत और कॉल डिटेल इसी के आधार पे इनको मुलजिम बनाया गया था। और वर्दी, पुलिस वर्दी की बरामदगी, ये सब तमाम एविडेंस कलेक्ट किए थे पुलिस ने, उस आधार पे मुलजिम सब बने थे, और उसी आधार पे फिर कोर्ट में एविडेंस हुआ, उसी आधार पे सज़ा हुई, सभी को सज़ा हुई। अब अभी हाल ही में उन लोगों की बेल भी हो गई है हाई कोर्ट से, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी सभी मुलजिमों को। हाँ, हाई कोर्ट से उनकी जमानत हो गई है। तो उसमें क्या चैलेंजेस रहे हैं? चैलेंजेस यही थे, कितने समय में इनका कई बार बीच बीच में ये आया, यही धमकी वगैरह की जो बात बता रहे हैं, इस तरह की भी बातें आई थी कि वादी पक्ष का कहना था कि हमें धमकी दी जा रही है। फिर मुलजिम का भी कई बार मुलजिम ने भी कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि हमको भी वादी पक्ष से धमकी दी जाए। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे धमकी का। तो लेकिन गवाही हुई और विपक्ष अपना जीरा किया, डिफेंस के जीरा किए। कोर्ट ने जब दोनों पक्षों की बयान जीरा बहस के आधार पर कोर्ट ने पाया कि नहीं, ये हत्या की गई है, षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या की गई, और जिसने गोली चलाने वाले को उसमें शूटर विपुल को पाया गया, एक शूटर एक्सपायर ही कर गया था। तो उसी आधार पे कोर्ट ने सज़ा सुनाई। 120 बी में उनको भी आजीवन कारावास की सज़ा हुई, आजीवन कारावास हुआ था। अच्छा, एक ये है कि अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ये सारी चीज़ें मान्यता मिल गई है कोर्ट को, फोरेंसिक रिपोर्ट, फोरेंसिक की एक टीम भी हर ज़िले में है, फोरेंसिक की यहाँ वैन है, फोरेंसिक वाले भी जाते हैं कोई भी घटना होती है। इसमें चूंकि नाक की बात थी, एकदम डीएमएसपी मौके पे पहुंचे थे, उन लोगों ने साक्ष्य जो भी रहा हो, सरकारी पुलिस अमला जो है उसको कलेक्ट किया हुआ। तो पहले और अब में जो चूंकि ये घटना एकदम लेटेस्ट है, तो इस तरह की चीज़ें और मजबूती प्रदान करती हैं। हाँ, मजबूती बिल्कुल प्रदान करती है। देखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले नहीं था, बहुत पहले जब हम लोग LLB जब समय कर रहे थे उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं था उतना। अब खासकर जब ये BNS आ गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को और ज़्यादा महत्व दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटो, ये सब तमाम कॉल डिटेल, ये सब चीज़ें पहले उतनी नहीं थी। आज से 4 साल 5 साल पहले, मतलब 10 साल पहले उतना ज़्यादा वो नहीं था उसका। अब ये चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कैटेगरी में आती हैं। मतलब बचना मुश्किल ही है एक तरह से। हाँ, अगर साबित हो गया कि हाँ इससे हुआ है, और उसको कनेक्ट करना होता है, सारी चीज़ें अगर कनेक्ट हो गई, जो होते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियाँ एक दूसरे से अगर जुड़ गई तो उसमें फिर कोर्ट सजा दे देती है। आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना में? भाई, घटना तो मतलब आएगा इसमें
क्या उम्मीद की जाती है उम्मीद तो की जाती है ट्रायल भाई, के बाद ही, लेकिन उम्मीद एक जता सकते हैं आपके क्या उम्मीद है कि अगर गवाह सही ढंग से बिना डरे, बिना किसी हिचक के अगर वो टाइट गवाही कोर्ट में किए और कंटेस्टेड अगर बयान वगैरह हुआ तो पूरी उम्मीद है कि सज़ा हो जाएगी इसमें। और अगर कुछ कभी कभी गवाह भी उस टाइप से कभी कभी घटनाएं घटती हैं और गवाह भी शुरू शुरू में तो रहता है बहुत जोश लोगों को, लेकिन बाद में चाहे मुलजिमों के प्रभाव में चाहे किसी प्रभाव में आकर बाद में हॉस्टाइल भी हो जाते हैं कोर्ट में, तमाम मुकदमे इस आधार पर छूट भी जाते हैं। तो अगर मुलजिमों कायदे से बयान जिरा उनका हुआ तो वही 302 में उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। तो हमारे साथ हिमांशु श्रीवास्तव जी थे जो सीनियर अधिवक्ता हैं और एक अखबार के लीगल एडवाइज़र भी हैं। ये बता रहे थे कि इस जघन्य हत्याकांड में जो लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या कुछ सज़ा मिलेगी मैक्सिमम, जैसा कि ये बता रहे थे कि अगर सब कुछ साबित हो गया, सारी सबूत गवाह सब कुछ कनेक्ट कर पाए ठीक से, तो मैक्सिमम सज़ा इसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। हम आपको लगातार इस खबर के लिए अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।